नमस्कार। आज फिर से मैं आपके सामने हूँ पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 को लेकर, जो हमने उस दिन किया था पार्ट 2/5 पार्ट बनाने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, उसी का पार्ट 2 है हमारे पास। आज 3 में भी हम बना कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 3 में ही कंप्लीट कर दूँ, लेकिन फिलहाल पार्ट 2 लेकर मैं आपके सामने हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसके सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, वो सारे टॉपिक्स हमारे पास मौजूद हैं, आपकी नोटबुक में मौजूद है। जो नए हमारे साथी हैं, अगर उनको चाहिए तो कमेंट में करें, हम डिस्क्रिप्शन में उनको भेज देंगे। अगले पार्ट में क्वेश्चन आ रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, हमने पढ़ा था पहले भी, आपको मालूम होगा कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है और इनमें क्या अंतर है। तो बेसिकली जो मैंने बताया था, याद होगा आपको कि डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, इसको भाग 4 में रखा गया है, इसको लॉ बाय लॉज यानी कि कानून के जरिए लागू नहीं किया जा सकता है, ये राज्य के विवेक के ऊपर, ये सारे पॉइंट्स हमारे सामने। उसी तरह फंडामेंटल राइट भाग 3 में है और यूएसए से लिया गया है, इसको हम अदालत में वो कर सकते हैं, ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। तो हमने इसमें क्वेश्चन में क्या देखना है, दोनों में बॉक्स बना के अंतर भी आप कर सकते हो, इस तरह का बॉक्स बना के, और दोनों में बॉक्स बना के समानताएं भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध और अंतर पर चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन है आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर व्यक्ति के हिसाब से हो सकता है। आप हमने क्लास में ढेर सारे मतलब 3 लेक्चर में इस पे लिया है कि मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार में कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात कर रहा हूँ कि कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कोई भी अधिकार आपको लग सकता है, लेकिन इसके प्रावधान को संक्षेप में लिखना है कि जो भी मौलिक अधिकार आपको पसंद है वो कौन सा है। जैसे हम मान के चल सकते हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम। उसी तरह हमें अपनी संस्कृति को बचा के रखने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बहुत सारे अधिकार। कौन सा फंडामेंटल राइट आपको सबसे अधिक लगता है, उसका पूरा प्रावधान आपको लिखना है और साथ में उसका तर्क देना है कि ये आपको क्यों बेहतर लगता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके प्रावधान को संक्षेप में लिखें और साथ ही तर्क दें कि ये आपको इंपॉर्टेंट क्यों लगता है। हम पूरा पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में, और ये सारी चीजें हमारे सामने मौजूद हैं, उस पर एक विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनल पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर आप इसके कमेंट में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए। संक्षिप्त में नोट लिखना है। नंबर 1, जो सबसे आगे वही जीते, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि जिसको अधिक वोट होगा वो जीत जाएगा। अगर 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर में किसी को 17, किसी को 18, किसी को 30, किसी को 32, किसी को 35, तो किसी को 35, किसी को 36, तो जिसको 36 वोट आएगा वही जीतेगा। ये मैटर नहीं करता है कि 50% से ऊपर जाना। तो जो सबसे आगे वो जीते, ये प्रणाली क्या है और इस पर एक बार विस्तार से चर्चा करनी है। ये हम लिख चुके हैं, नोट्स भी हमारे पास है। दूसरा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, इस पर भी संक्षिप्त नोट लिखना है। और तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत ने सर्वाधिक वोट से जीत को क्यों अपनाया। ये अक्सर सवाल आता है कि भारत ने इसको क्यों अपनाया। हमने चर्चा की थी कि भारत ने सर्वाधिक जीत की प्रणाली को इसलिए अपनाया कि उस समय लिटरेसी कम थी, चुनाव आयोग का काम कठिन था, उसके बाद लोगों को जागरूक करना था, भारत के पास रिसोर्सेज नहीं थे, इकोनॉमिकल कंडीशन वैसी नहीं थी, और एक जटिल प्रक्रिया होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो भारत ने सर्वाधिक वोट से जीत को क्यों अपनाया, इस पर एक बार हमने विस्तार से चर्चा करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। याद होगा हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, ऐसे सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं उनकी वोट देने के अधिकार को हम सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं, जिसमें रंग, जाति, नस्ल, किसी भी आधार पर, क्षेत्रीयता, किसी भी आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। अब देखेंगे कि चुनाव आयोग के, अब क्या है कि चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, इस पर विस्तार से चर्चा करना है कि पहले 21 एज थी, वो कब घट के 18 साल हुई, कौन सा कमिटमेंट था, ये सारा लिखना है, इसका क्या तात्पर्य है, इसके जरिए भारत के लोगों को क्या प्रदान किया गया है, उन सब पर एक चर्चा की गई है विस्तार से। फिर आगे देखते हैं कार्यपालिका के नहीं चुनाव कराने में या चुनाव में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है या क्या भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भूमिका पर जरूर सवाल आते हैं और आपको लिखना है बहुत सारे, जैसे हमने देखा होगा पहले चुनाव आयोग से लेकर चलेंगे
आज जो चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि सिंगल शिफ्ट का जो चुनाव होता था, यानी कि सिंगल मेंबर होता था उसका अध्यक्ष, फिर 3 मेंबर अलग हुए, टीएन सेशन के बारे में हमने बात करनी है, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी इस पर चर्चा करेंगे। देन कार्यपालिका क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, और भारत में संसदीय कार्यपालिका के विस्तार से चर्चा करनी है। हमने बात क्या करनी है कि कार्यपालिका क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, 3 प्रकार की होती है, और भारत ने संसदीय कार्यपालिका को क्यों अपनाया है। कार्यपालिका क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, और भारत ने संसदीय कार्यपालिका को क्यों अपनाया है, विस्तार से चर्चा करनी है। तो हमें क्या करना है, पहले कार्यपालिका की डिफिनेशन देनी है, थोड़ा सा इन तीनों प्रकार की डिफिनेशन करनी है, राष्ट्रपति कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका, एक और उनके दोनों का मिक्सअप अर्धराष्ट्रपतीय। तो इन दोनों तीनों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करनी है, एक एक देश तीनों के एग्जाम्पल लेने हैं, और फिर हमें ये बताना है कि भारत ने संसदीय कार्यपालिका को क्यों अपनाया। द नेक्स्ट वन, इसका संक्षिप्त में नोट लिखना है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, इसके बारे में हम लिखना है। प्रधानमंत्री कौन होता है, कैसे नियुक्त किया जाता है, फिर प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, फिर मंत्रिमंडल कैसे बनता है, मंत्रिमंडल की चर्चा कैसे होती है, मंत्रिमंडल कितने % हो सकता है, इन सब पर विस्तार से चर्चा करनी है। एंड नेक्स्ट, अस्थायी और अस्थायी कार्यपालिका। कार्यपालिका में हम आते हैं कि 2 तरह की कार्यपालिका होती है, एक होते हैं जो जिसको नौकरशाह बोलते हैं, वो अस्थायी होते हैं, टेस्ट निकालने के बाद आते हैं, 60 साल तक रहते हैं। अस्थायी जो 5 साल के बाद चेंज होते रहते हैं, या बीच में भी चेंज हो सकते हैं। देन राष्ट्रपति की शक्तियों पर हमें विस्तार से चर्चा करनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अभी और हम आगे चर्चा करेंगे। तो 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, तब तक के लिए हम दोबारा मिलेंगे। नमस्कार। हमने देखा था अभी कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, आगे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। पूरा सिलेबस हम पढ़ चुके हैं और हर क्वेश्चन को हर चैप्टर वाइज हमने डिस्कस किया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बहुत एक रिवाइज ज़रूर कर लें। आप तो पूरा पढ़ें, लेकिन रिवाइज को ज़रूर करें। संसदीय व्यवस्था को में कार्यपालिका को नियंत्रण में रखा है। एक संसदीय व्यवस्था हम देखा था, कार्यपालिका को अपने कंट्रोल में रखने के लिए विधायिका को बहुत से अधिकार दिए हैं। हम जानते हैं कि विधायिका को ज़्यादा अधिकार है कार्यपालिका के उसमें, तो विधायिका को क्यों ज़्यादा अधिकार दिए हैं, कार्यपालिका को नियंत्रण करना इतना ज़रूरी है, क्यों? तो हमें इस पर एक बार चर्चा करनी है। कार्यपालिका नियंत्रित अगर नहीं होगी तो क्या हो सकता है, इसको नियंत्रित करना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझो, इस तरह 2 क्वेश्चन है। एक, संसदीय व्यवस्था ने कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए विधायिका को बहुत से अधिकार दिए हैं। दूसरा इसी का पार्ट है कि कार्यपालिका को नियंत्रण करना क्यों जरूरी है, इस पर हमें विस्तार से चर्चा करनी है। आगे हम देखते हैं कि संसद क्या करती है, हम बात कर चुके हैं इस पर, बहुत लंबी चौड़ी हमारी बात हुई थी इस पर, कई सारी चर्चाएं की थी हमने, लगभग 5 क्लासेस दी हैं इस पर। इस संसद के ऊपर के बारे में लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, राष्ट्रपति का क्या रोल है, लोकसभा में कौन सा बिल आ सकता है, राज्यसभा में कौन सा बिल आ सकता है, और इन दोनों को अगर ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, ये सब आपको ध्यान में रखना है। संसद क्या करती है, तो सबसे बेसिक काम संसद का क्या है, कानून बनाना, विधायक कार्यपालिका को कंट्रोल में रखना, विधायिका को कंट्रोल में रखना, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो इस पर विस्तार से चर्चा करना है कि संसद क्या है और क्या काम करती है, कैसे काम करती है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, दोनों का ज्वाइंट सेशन बुलाती है तो कौन बुलाएगा, कैसे बुलाएगा, कानून कैसे बनता है, थोड़ा सा एक प्रोसेस वो भी बताएंगे। और इम्पोर्टेंट ये है कि राज्यसभा और लोकसभा में हमें तुलना करनी है। कहीं तुलना जब भी पूछा जाए तो आप ऐसे बॉक्स बनाकर करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की हमने तुलना करनी है। ठीक है, कौन सा बिल किस में आ सकता है, कैसे आएगा, लोकसभा में कौन सा बिल आएगा, राज्यसभा में कौन सा बिल आएगा, लोकसभा में कैसे लोग आएंगे, कौन से चुन कर आएंगे या फिर कोई उसको नॉमिनेट करेगा, इसके लोग कैसे आएंगे, दोनों का एक दूसरे से हमें कंपेयर करते हुए चलना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि संसद क्या करती है, विस्तार से बता चर्चा करें, और राज्यसभा और लोकसभा की तुलना करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, ये भी हमें देखना है। सवाल अक्सर आता है हमेशा कि संसद नियंत्रण का काम करती है कार्यपालिका को, तो हमें ये देखना है कि कैसे नियंत्रण करती है। उदाहरण के साथ हमें इस पर चर्चा करनी है कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। आपके पास नोट्स होंगे, इसमें जरूर इसको देख लीजिए।
देन भारतीय न्यायपालिका की संरचना तथा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारों का विस्तृत से चरण। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय न्यायपालिका की संरचना क्या, आपको याद होगा कि 3 लेयर्स होते हैं या 4 लेयर्स भी कई जगह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कई बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दो जोन में बांट दिया जाता है। तो इन सब पर हमने बात करनी है, इसको अच्छे से समझाना है डायग्राम बना के, जो हमने क्लास नोट्स में डायग्राम बनाया था कि सबसे नीचे आता है हमारा लोअर कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। कई बार लोअर कोर्ट के 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो इन सब पर थोड़ा सा आपको चर्चा करनी है कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है। और हर का एक क्षेत्र अधिकार होता है, हमने डिस्कस किया था कि हाई कोर्ट का क्या क्षेत्र अधिकार है, वो क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का क्या क्षेत्र अधिकार है, और लोकल कोर्ट का क्या क्षेत्र अधिकार है। तो हम बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हम जानते होंगे कि वो सारे कोर्टों का कोर्ट है, यानी कि सारे जितने भी फैसले भारत में होते हैं उसकी रक्षा करता है। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार उसकी देखरेख करता है, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर उसकी चर्चा कैसे करता है। उसके बाद और भी बहुत सारे जो आपने लिखे होंगे, अभी उतना हमारे पास समय नहीं है, आपके पास नोट्स है, उस नोट से इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है तथा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र क्या है, कि सर्वोच्च न्यायालय किस चीज को कंट्रोल करे। सारे पॉइंट्स होंगे, जिनके पास ये पॉइंट्स नहीं है, नोट्स नहीं है, वो एक बार कमेंट में लिखेंगे, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे और आपको हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, प्रोवाइड भी करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका की सक्रियता। न्यायपालिका अगर सक्रिय है तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होती है। तो हम ये सवाल है कि न्यायपालिका अगर सक्रिय है तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। ठीक है, जुड़ी हुई है, गलती से जुड़ी हुई लिख दिया, तो इसे किस प्रकार जुड़ी हुई है। तो न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से किस प्रकार जुड़ी हुई है। हम देखेंगे कि न्यायपालिका अगर सक्रिय है तो मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है। आपको 1-2 कहानी याद होगी, वो असम के लड़के की 17-18 साल की उम्र में जेल जाता है, अब 53 साल रहता है बिना किसी जुर्म के। तो न्याय सक्रियता का हनन होता है, हमने एनसीईआरटी की किताब में ही पढ़ा। उसी तरह हमने एनसीईआरटी की किताब में ही पढ़ा था कि किस तरह से एक महिला बिहार के जेल में रहती है और उसको उतने समय से अधिक जेल में रखा जाता है बिना मुकदमा चलाए हुए। तो फिर वो एक वकील ये की नज़र में पड़ती है, एक समाज सेवी की नज़र में पड़ता है, और वो एक चिट्ठी लिखता है सुप्रीम कोर्ट को। तो इन्हीं सब पर न्यायिक सक्रियता, अगर न्यायिक तौर पर सक्रियता अधिक है तो मौलिक अधिकारों की हमारी रक्षा होती है, ये जुड़ी हुई है, इस पर हमें चर्चा करनी है कि न्यायालय अगर एक्टिव होगा तो मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी। इस पर पूरी चर्चा करनी है जो एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। उसके बाद क्या है ये इससे मौलिक अधिकारों के विषय क्षेत्र बढ़ाने में मदद मिलती है। क्या इससे मौलिक अधिकारों का क्षेत्र बढ़ता है या उसका सुरक्षा का जो क्षेत्र बढ़ता है, इस पर विस्तार से चर्चा करनी है। अभी हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो हम जब बने रहेंगे इस वीडियो में थोड़ी देर के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में संघवाद से आप क्या समझते हैं। पढ़ चुके हैं संघवाद, जिसको अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद के साथ साथ केंद्र की ओर झुकाव है। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। तो हमने देखा होगा, डिस्कस किया होगा क्लास में कि किस प्रकार से संघवाद जो होता है, वो संघवाद तो है, स्टेट और सेंटर के बीच में पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, शक्तियों का बंटवारा है, परंतु झुकाव केंद्र की ओर है। ये इस पर हमें चर्चा करनी है, उदाहरण के साथ बताना है। तो हम कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, जैसे एमपी का चुनाव, जैसे बजट, जैसे सेना, जैसे टैक्सेस, ये सारी चीज़ें जो केंद्रीय बजट, ये सारी चीज़ें क्या है उसकी ओर करती है। और भी बहुत सारे तर्क हैं जो आपके सामने मौजूद होगा, आपको देखने को। उसके बाद क्या है, संक्षिप्त में इस पर नोट बनाने हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव, केंद्र भारत की संघ व्यवस्था में तनाव कैसे किए, तो हमको याद होगा कि कई सारे तनाव हुआ। पश्चिम बंगाल में तनाव हुआ, बिहार में तनाव किया, मणिपुर में तनाव किया, कश्मीर से तनाव हुआ, पंजाब से तनाव हुआ। तो ये सारे तनाव क्यों उत्पन्न हुए, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की। फिर केंद्र और राज्य के बीच कैसे और क्या संबंध होते हैं, इस पर एक बार आपको देखना है। देन स्वायत्तता की मांग राज्यों द्वारा की जाने लगी। आपने देखा होगा कि स्वायत्तता की मांग राज्य कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं। राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन, कि राज्यपाल की क्या भूमिका है और राष्ट्रपति शासन क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करनी है। आपसे सवाल इस तरह से आ सकता है, तो ये संक्षिप्त नोट लिखने हैं, चारों के अच्छे से नोट्स आप लिखे होंगे, उसे रिकॉल करना है आपको।
देन भारत में स्थानीय शासन, आपको याद होगा कि भारत में स्थानीय शासन का एक लंबा इतिहास है, मैकाले से लेकर और फिर कई सारी समितियां बनी, गांधी जी भी इसके पक्षधर थे, डीपीएसपी में इसको डाला गया, फिर किस तरह आते 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 सिंघवी समिति बनी और कई सारी समितियां बनने के बाद फिर फाइनली 1992 में क्या होता है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है और उसे कानून का दर्जा दिया। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो पूरी हिस्ट्री बतानी है भारतीय स्थानीय शासन की, और दूसरा 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन क्या कहता है और क्या बताता है, इस पर हमें विस्तार से चर्चा करनी है। आगे देखना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, जानते होंगे कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन 3 तरह का होता है, एक विशेष पूर्ण बहुमत के द्वारा, एक साधारण बहुमत के द्वारा, एक विशेष बहुमत के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें इस पर आपको चर्चा करनी है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, कैसे करते हैं, हम पढ़ चुके हैं, आपकी किताब में दिया हुआ है। और फिर सभी प्रकार के संशोधनों की व्याख्या करनी है कि 3 प्रकार के अगर संशोधन है या 4 प्रकार के, आप जानते हो कि बस 3 प्रकार के हमने पढ़ा था, तो उन संशोधनों पर हमें चर्चा करनी है कि वो कैसे काम करते हैं। देन अगला क्वेश्चन है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, उदाहरण की मदद से बताइए कि संविधान कभी नहीं खत्म हो सकता है, एक ऐसा दस्तावेज है जो जब तक दुनिया रहेगी ये संविधान बचा रहेगा। तो क्यों है ऐसा, इस पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी, बहुत सारे नोट्स लिखे थे। अच्छा, आप अपने आंसर जब भी लिखेंगे, हम बात कर चुके हैं कि आप पॉइंट्स में लिखना है, ऐसे सिर्फ बिना पॉइंट्स के हमें बात नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद हम एक और सेशन करते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के बाद। हम देखते हैं 17th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि राजनीति उन सबसे बढ़कर के बुलाने का करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण के साथ बताइए। हमने विस्तार से चर्चा की होगी कि राजनीति का वर्ड सुनने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है, लेकिन एग्जैक्ट में राजनीति क्यों है या राजनीति है क्या, उस पर हमने चर्चा की थी, याद होगा। तो उसी को हमने कि जो शायद आज के कुछ नेता कर रहे हैं तो वो नहीं होता कि राजनीति एक समाज सेवा है। तो जो राजनीति उन सबसे बढ़कर है जो राजनीति करते हैं। क्या आपकी बात में सहमत है या नहीं सहमत है, इस पर आपको एक विस्तार से चर्चा लिखनी है। हानि का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। हानि के सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है कि हानि के सिद्धांत क्या है, कैसे काम करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इस कहाँ लागू होता है, कैसे लागू होता है, इसको विस्तार से लिखना है। उसी तरह हमने बात की थी स्वतंत्रता के बारे में। तो स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पॉइंट्स के अवधारणा में अंतर बताना है। स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा क्या थी, उन अवधारणाओं में हमें अंतर बताना है। एंड देन कि इन पर संक्षिप्त में नोट लिखना है। इन व्यक्तियों पर प्लूटो के बारे में थोड़ा सा लिखना है, नेल्सन मंडेला के बारे में लिखना है, महात्मा गांधी जी के बारे में लिखना है, आंग सान सू की के बारे में लिखना है। तो ये छोटे से हमारा पार्ट 2 का हिस्सा था, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए और जो हमने पूरे नोट्स बनाए हैं पूरी बुक की उसे ज़रूर पढ़िए। सिर्फ इसके भरोसे नहीं रहिएगा, लेकिन इसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।